हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2024 के लिए साथियों बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के सभी वीवीआई क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। तो फटाफट से क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे फटाफट से। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। तो चलिए आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट बिना समय को गंवाए हुए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस की साथियों बात करेंगे, एमवीवीआई जिसे कहते हैं, और ये सवाल आपके एग्जाम में 12th एग्जाम बिहार बोर्ड में साथियों डायरेक्टली पूछा जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सेट किया गया है जो आपके एग्जाम में 100 to 10% क्वेश्चन टकराएगा। तो साथियों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जैसा कि पहले से नजर आ रहा है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। चलिए बताइए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है। आयु नहीं होगा यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय होगा। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाती है। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कि जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आप पहले 10 आदमी थे और 10 आदमी 100 रुपया है आपके पास, और 10-10 रुपया बटाता था प्रत्येक आदमी में। अब क्या होता है, आपके पास 15 आदमी हो गया और आप आपके 15/100 यानी 100 रुपया में 15 आदमी को दिया जा रहा है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो थी वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी जनसंख्या बढ़ने से बहुत कार्य उत्पन्न होते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाना, जमीन की कमी होना, खाद्यान्न की कमी हो जाना, खाने पीने की कमी हो जाना, ऐसी भूखमरी आपके देश में पैदा होगी जब जनसंख्या अधिक हो जाएगा। तो इसका 100% क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सभी का राइट आ रहा था, एकदम सही है ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आपके आंसर में भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आंसर को भी मेंशन किया गया है ताकि आपको इसका रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फटाफट से एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। अभी कुछ ही स्टूडेंट जुड़ पाए हैं और सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, इसे आप वीवीआई करके स्टार मार्क भी लगा सकते हैं, जितना चाहे स्टार मार्क लगा सकते हैं। तो वर्तमान समय में साथियों भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जिसे कहते हैं वह है अंतःगर्भाशय युक्तियां। जी हाँ दोस्तों, आईयूडी जिसे कहते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियां, आईयूडी, ये बहुत ही फेमस है। भारत में गर्भ निरोधक तकनीक के अंतर्गत सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले औषधि सर्वाधिक मान्य विधि अंतर्गर्भाशय युक्ति है, जो आपके अंदर लगाया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब जो होता है आपके, ऐसे ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये आपका डायाफ्राम है और ये जो है आपके पास क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है, ऐसे करके नीचे आया रहता है। जो फ्लोपियन ट्यूब्यूल है साथियों, उसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं और काट के यहाँ पे क्या करते हैं, बांध देते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहेंगे कि फिर से जुड़ जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और सर्वाइकल कैप जो होता है साथियों, वो एक टोपी नुमा होता है जो लगाया जाता है सर्विस पे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को एकदम राइट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए एकदम राइट है। आगे चलिए, दूसरा नंबर सवाल हमने कर लिया है। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए, गर्भाशय में जो कॉपर टी है, तो कॉपर टी की एक प्रभावी एवं एक अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है।
शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने से शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि या शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो कॉपर टी की क्या विशेषता है, अंतर्गर्भाशय युक्ति, मुख्य कारण इनका क्या है, आपको ये बताना है। 3 नंबर सवाल यही आपसे पूछा है, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं, आपको हिंट दिखा दिया है मैंने फटाफट से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोले तो एकदम राइट है। कैसे, चलिए समझिए। शुक्राणु की निषेचन क्षमता बिल्कुल कम कर देती है कौन, कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन मोचित करता है और शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, यानी शुक्राणु की निषेचन क्षमता को सबसे पहले कम करता है और आयन मोचित होने के साथ शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में भी वृद्धि करती है। भक्षाणु क्रिया कहने का मतलब मारने में भी वो अपने आप को प्रभावशाली समझते हैं और शुक्राणु की गतिशीलता में तो कमी लाती ही लाती है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम राइट है, यानी 100% इसका ऑप्शन नंबर डी बोले तो एकदम राइट है, जो कि सभी स्टूडेंट का आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ कब हुआ था, ये बताइए साथियों। ऐसे चैप्टर में आपकी ये सवाल पूछा जाता है जो कि जनरल नॉलेज से ही, जीके से घुसा दिया जाता है, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 100 to 10% बायोलॉजी में पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी शक नहीं है, एनसीईआरटी में अगर जो चीज दे दिया वो 100% आपसे पूछ लिया जाएगा। तो भारत में प्रथम जनगणना साथियों प्रारंभ कब किया गया था, 1891 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। 1891 में भारत में पहली जनगणना प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनपन, या जनसंख्या विस्फोट, या इनमें से कोई नहीं। मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास क्या कहलाता है साथियों, उच्च मृत्यु दर है तो उसे क्या कहेंगे आप लोग, जनसंख्या अवनपन, जनसंख्या कहेंगे अवनपन। और विस्फोट कब कहते हैं, जब जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ रही हो तो जनसंख्या विस्फोट, कम रही हो, मृत्यु हो रही हो ज्यादा, तो ये जनसंख्या अवनपन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। चलिए आगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है साथियों की एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे, तब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरे कहानी के साथ बताऊंगा, पूरे चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए बताइए, एमनियोसेंटेसिस, यह एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है किस प्रकार की। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, या भ्रूण में आनुवंशिक विकार पता करने की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से सभी। तो साथियों एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है, हृदय की विकार जानने में बिल्कुल भी काम नहीं आता, दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ भ्रूण में आनुवंशिक विकार है, अगर कोई आनुवंशिक बीमारी है तो उसे पता करने के लिए एकदम ही राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है किस प्रकार की, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों, कहता है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। साथियों सहेली है जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, किसमें प्रयोग की जाती है, चलिए बताइए, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है किसमें, मासिक, रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही। बीवी है ये साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए हो सकता है, आपके एग्जाम 2024 में साथियों डायरेक्ट पेपर में ये आप पूछा जाएगा कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है मासिक यानी महीने में एक बार, रोजाना, साप्ताहिक या तिमाही। तो साथियों आपको बता दें सहेली एक ऐसी दवा, यह सहेली एक ऐसी दवा जो साप्ताहिक होती है, सप्ताह में एक बार लिया जाता है, और ये लखनऊ CDRI लखनऊ में बनता है। जी हाँ, कहाँ, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में
इस गोली की निर्माण की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको चकमा ऐसे आपके एग्जाम में दे सकता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कभी मिस्टेक से किया जाता है, यानी ऑप्शन तो आपको एग्जाम में ए, बी, सी और डी ही आएंगे, ये तो 100% निश्चित रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको घुमाने के लिए, आपके ध्यान को कंसंट्रेशन करने के लिए ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया गया था, जो कि एकदम घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि RU, जी हाँ, RU-486 दवा प्रयोग की जाती है। RU-486 जो दवा है प्रयोग की जाती है किसमें? गर्भ निरोधक में, गर्भपात कारक के रूप में, एमनियोसेंटेटिस के रूप में या म्यूटाजान के रूप में। तो सभी लोग इसका जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके 12th एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके अगले एग्जाम 2024 के लिए ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो RU-486 दवा प्रयोग की जाती है किसके लिए साथियों, ये आपको बताना है। जी हाँ, किसके लिए? गर्भपात कारक के रूप में RU-486 दवा का प्रयोग किया जाता है, जो कि दवा बंद हो गया है और ये इस पर अब रोक लगा दिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बोले तो एकदम राइट है। ध्यान में रखिएगा, ऐसी दवाओं का उपयोग अब आपके इंडिया में बिल्कुल बैन कर दिया गया है, जो कि पहले यूज किया जाता था। अब मादा भ्रूण हत्या के कारण ऐसी दवाओं पर रोक लगा दी गई है। चलिए आगे, सभी का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? साथियों, ऐसा जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहने का मतलब कि ऐसी विधि जो परमानेंट के लिए, यह दोस्तों परमानेंट के लिए बंधे हो जाए, यानी जन्म पर नियंत्रण हो जाए परमानेंट के लिए। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था साथियों, ये आपके पास गर्भाशय है, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेज के लिए ऐसा बना रहे हैं, और भी खूबसूरत मैं बना सकता हूं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो समझिए, सबसे पहले अगर ये फिलिपियन ट्यूब्यूल है अगर मादा का, और इसे अगर काट के बांध दे और ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं जुड़े, यानी 0.1% इसका चांस रहता है कि ये जुड़ जाए और काम करे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? अगर एक बार काट के बांध दे, दोबारा नहीं जुटे और निषेचन की प्रक्रिया हो ही न कभी, हो मादा बच्चा पैदा कर ही न सके, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? बंध्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, बंध्याकरण। मुखीय गोली, जैसा कि सहेली था, मुखीय गोली है, मुंह के द्वारा लिया जाता है गोली। गर्भपात साथियों ये भी बैन है इंडिया में अभी तक, और बीज सेचन की विधि द्वारा ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी बोले तो इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है? जैसा कि सामने आपके स्क्रीन के सामने आ गया हुआ है साथियों, इस सवाल का जवाब हमने पहले ही बता दिया था, और ये सवाल आपके एग्जाम में इंग्लिश या हिंदी में दे सकता है। जैसा कि हमने बताया था इंग्लिश में, और आपके सामने हिंदी में ये सवाल आ गया। हमने बताया था आपको इसका CDRI का। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप लिख ले CDRI। CDRI कहने का मतलब सेंट्रल, डी से ड्रग, आर से सेंट्रल ड्रग रिसर्च, दिया दोस्तों, रिसर्च इंस्टीट्यूट। चाहे तो आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं CDRI, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में बोले तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, जो कि भारत में गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है इस इंस्टीट्यूट में। तो ये सहेली, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि सहेली का निर्माण इस इंस्टीट्यूट में किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये CDRI है। तो पूरी तरह से आपको क्लियर होगा, कोई शक नहीं क्वेश्चंस में। ऑप्शन नंबर सी बोले तो एकदम राइट है। अगर कोई भी शक हो तो NCERT की लाइन आप उठा के देखिएगा, सेम टू सेम NCERT की लाइन हम आपको बता रहे हैं, जो कि पूरे तो पूरे 100% राइट मिलेंगे आपको। ये मैं वादा करता हूँ, NCERT की लाइन अगर आप उठा के देखेंगे तो, चाहे वो नीट हो साथियों, या बिहार बोर्ड हो, या JEE हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो NCERT से चले, क्योंकि NCERT आपके एग्जाम में 100% टकराएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। प्राकृतिक विधि कहने का मतलब, पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ समझाऊंगा आपको कि कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। प्राकृतिक विधि नहीं है, ऑप्शन देखो तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। बाह्य स्खलन, सर्वाधिक संयम, वैस्कोटॉमी या स्तनपान अनारक्त। तो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि पूछा है आपसे कि नहीं है, तो साथियों बाह्य स्खलन प्राकृतिक विधि है, वास्केटोमी भी प्राकृतिक विधि है, स्तनपान अनारक्त भी है, लेकिन आवधिक संयम ये बिल्कुल भी इस पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता। अगर आप चाहे कि स्पर्म को हम रोक ले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वो अपने लाइन लेंथ पे आ जाएगा तो 100% वो आपके, जी हाँ, आपके रास्ते से वो बाहर आ जाएगा। 100% आपके रास्ते से स्पर्म जो होगा साथियों वो बाहर आ जाएगा। इसलिए आवधिक संयम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम 100% राइट है और ये प्राकृतिक विधि नहीं है जन्म नियंत्रण का। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए बताइए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। इस सवाल का जवाब जो स्टूडेंट ने देखा उसका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा अभी तुरंत। सभी स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब आप लोग देंगे फटाफट से। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है और आशा करता हूं कि इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास पूरी तरह से होगा और आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। तो साथियों ऋतिक विशाल, जी हाँ, ऋतिक विशाल का सही राइट है ऑप्शन नंबर बी एड्स दे रहे हैं, जो कि एकदम राइट है लग रहा है। चलिए और सभी का जवाब आना चाहिए। जी हाँ, सुहाना, अनामिका, जी हाँ, सभी का राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका आंसर होता है साथियों। तो आपको बता दें रेट्रोवायरस की जब भी बात आती है तो रेट्रो के मतलब समझिए, रेट्रो का मतलब होता है पुराना। जी हाँ, रेट्रो का मतलब पुराना, यानी बहुत साल पुराना वायरस, यानी बहुत साल पुराना वायरस है और वो कभी भी कोई भी दवा से ठीक नहीं होता। अगर चांस हो साथियों, अगर बचना आपको चांस हो तो हो जाने के बाद 0.1% ऐसा चांस होता है जो आप एड्स से बच सकते हैं। एड्स की बात करें साथियों तो ये असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। अगर किसी व्यक्ति का एड्स हो गया है और उसका ब्रश यूज करते हो तब हो सकता है, और सारे कारणों से एड्स रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो एड्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा साथियों। ये सुजाक से बिल्कुल रेट्रोवायरस का समूह नहीं है। एड्स को बोले तो एकदम राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है। एड्स रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ट्राइकोमोनियसिस ये बिल्कुल भी नहीं है, सिफिलिस भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों एकदम 100% राइट इसका है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, ये प्रश्न आपको 12 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 13 नंबर सवाल है, कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। 13 नंबर सवाल का जवाब सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% साथियों पूछा जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका नाम बाद में बदल के हमारे दो भी किया गया और भी नाम इसका चेंज किया गया साथियों। तो ये 1920, 1930, 1950, 1951 कब किया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ? तो आपको बता दें साथियों 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अलग अलग गांव में जाके ये संकेत देते थे और समझाते थे कि ज्यादा बच्चा पैदा करना उचित नहीं है और ये आगे समय के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके जीवन पे असर डाल सकता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम 1951 में लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही
सराहनीय थे ये कार्यक्रम और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, किसके द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया? ये भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के लाइन में मिल जाएंगे, तो आपको लाइन में लाइन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये सवाल आपको टकरान जाएगी कि जनसंख्या पर निबंध लिखा डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा, मॉल्थस द्वारा या ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा। तो साथियों आपको और शायद इसका आंसर नहीं पता होगा, तो चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोले तो एकदम राइट है, माल्थस द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाना क्या कहलाता है? 15 नंबर सवाल है और ये सवाल आपके लिए हो सकता है टॉपर बना सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल आपकी यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, जो कि हम स्टडी विथ रवि चैनल पर एकदम आपको फ्री दे रहे हैं। तो मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा कहने का मतलब डॉक्टर की विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना क्या कहलाता है? बधियाकरण, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी या वेसोक्टोमी। तो साथियों इसको क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। वृषण को ही हटा देना बधियाकरण कहलाता है। वेसोक्टोमी का मतलब आप लोग समझिए साथियों, जो होता है शुक्राणु का जो रास्ता होता है, मान लीजिए ये बहुत सारे शुक्राणु और इस रास्ते से जा रहे हैं, तो करते क्या है? वेस्कोटोमी। वेस का मतलब होता है नस, वेस से याद रखिए नस। इसको क्या करते हैं? काट देते हैं और काट के बांध देते हैं, जैसा हम स्त्री में करते हैं उसमें फ्लैपियन ट्यूब को काट के बांधते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? जो शुक्राणु का रास्ता होता है उसको काट के बांध देते हैं, तो इसे वेस्कोटोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी जैसा कि हमने बताया था, यह ट्यूबेक्टोमी जैसा कि हमने बताया था, फीमेल में ये फ्लैपियन ट्यूब को काट के बांध देना। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है जेली के माध्यम से नष्ट कर देना। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, 15 नंबर सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आपके नजरों के सामने ये रहा। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। कहता है कि प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। चलिए बताइए सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 16 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग। तो प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य कथन की बात करना है। ऑप्शन को देखें तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला ऑप्शन कहता है कि मादा की जनसंख्या में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि। ध्यान से सुनिए, कहता है कि मादा की जनसंख्या में निषेचन, मादा की जननांग में निषेचन और प्रखनली में वृद्धि, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी हाँ, उल्टा लिखा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। कहता कि जनन पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखा जाना, जो कि एकदम गलत है। प्रखनली शिशु का संबंध ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे सी देखते हैं। कहता कि जननांगों से बाहर निषेचन और गर्भाशय में परिवर्धन। जी हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। ये भी हो सकता है, लेकिन जहां पे ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है साथियों, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, वो कैसे? तो जननांग से बाहर निषेचन और गर्भाशय में परिवर्धन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। प्रखनली शिशु का मतलब ही यही होता है। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 100% राइट होता है। कैसे? निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, यानी 16 अवस्था तक। जी हाँ दोस्तों, ब्लास्टोम ईयर अवस्था तक प्रखनली शिशु में हम तैयार कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी परिवर्धन भी हम कभी कभी बहुत सारे सेल तक गर्भाशय से बाहर क्या करते हैं? कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट होता। लेकिन अभी तत्काल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रक युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? चलिए बताइए, इसका जवाब बताइए। 17 नंबर सवाल का जवाब सभी स्टूडेंट को
आना चाहिए। इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो साथियों आप बिल्कुल भी अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो 17 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए, धराधर 100% की स्पीड में आना चाहिए 17 नंबर सवाल का जवाब। जी हाँ, जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए समझिए, 4 ऑप्शन है। डायाफ्राम ये सिर्फ स्त्री के लिए है, मुखीय गोली ये भी सिर्फ स्त्री के लिए है। निरोध की बात करें तो ये, जी हाँ दोस्तों, निरोध 2 प्रकार का आता है, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए, फीमेल और मेल के लिए। कॉपर टी की बात करें सिर्फ फीमेल यूज कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। इसका एक और नाम है निरोध का कॉन्डम, जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि को क्या कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग साथियों भारत में बिल्कुल बैन कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जन्म करने से पूर्व ही स्त्री है या नर है या मादा है कि जांच कर लिया जाता था, और अगर मादा पाया जाता था तो उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। इसलिए भारत में इस विधि को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, जनन पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि। लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है तो हमको बिल्कुल पढ़ना है। और ये सवाल आप चाहे तो एमबीबीआई कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 तरह से आपसे पूछा जाएगा कि जनन पूर्व भ्रूण को क्या भारत में बैन किया गया है या नहीं, तो बैन कर दिया गया है। दूसरी सवाल ये कि जांचने की विधि को क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेटिस, ब्रियसेचन, कोइटस इंटरसेप्टस। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि लेप्रोस्कोपी द्वारा भ्रूण जन्म पूर्व भ्रूण की जांच कर ली जाती है एमनियोसेंटेटिस द्वारा। तो साथियों एमनियोसेंटेटिस द्वारा ऐसा किया जाता है, जो जांच कर ली जाती है। चलिए समझिए एमनियोसेंटेटिस का मतलब, ये आपके पास क्या है, भ्रूण है, और भ्रूण में बहुत सारे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और करते क्या है डॉक्टर लोग, इस द्रव को निकालते हैं और प्रयोगशाला में इसका जांच करते हैं। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और इससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस भ्रूण से क्या वो फीमेल बनेगा या मेल बनेगा। तो एमनियोसेंटेटिस यही एक सिंपल सी प्रक्रिया जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, ये सिंपल सी बात है। इसका इस्तेमाल सिर्फ होना चाहिए क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर की जांचने के लिए, क्या वो उस बच्चे में कोई सी बीमारी है, इस जांच के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए था, न कि भ्रूण हत्या के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में करेंगे। 19 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, कहता है कि प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें, तो प्रखनली शिशु की बात हम जब करते हैं एक प्रकार का कैसा तकनीक है, इसमें क्या होता है, तो प्रखनली शिशु की बात करते हैं साथियों, एक ऐसी तकनीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पहले, कहता है कि अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर उसे आरोपित करते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचन कराकर रोपित करते हैं। चलिए आगे अगला देखते हैं, कहता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास प्रखनली में होता है। ये भी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आंसर के देखो तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बोलता है, और बी को आप लोग ध्यान से सुनिए, कहता है कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। पूरी समझिए, अंडाणु लेकर कहने का मतलब है फीमेल से ओवम लिया, फीमेल से ओवम लिया, और मेल से क्या लिया, शुक्राणु लिया। ये आपके पास शुक्राणु है, मान लीजिए ये आपके पास शुक्राणु है, और ये प्रयोगशाला है, और यहाँ पर दोनों को निषेचित किया जाता है, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, मादा के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, या कुछ सेल तक वृद्धि कराकर डायरेक्ट गर्भाशय में
रोपित कर दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो 19 नंबर सवाल सभी को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन है। जी दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है गर्भ निरोधक पुटिका में? ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन कहता है अंडोत्सर्ग को रोकता है, बी कहता है कि एस्ट्रोजन का दमन करता है, लेकिन सी कह रहा है साथियों कि युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने से रोकता है। ध्यान से सुनिएगा, यह ऑप्शन नंबर डी भी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो आखिर क्या होगा? गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य को देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अंडोत्सर्ग को क्या कर देता है? रोक के रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण की विधि सिर्फ आपको एक ही दिख रहा होगा इस ऑप्शन में, आईयूडी। आगे 22 नंबर सवाल कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो आपको सरेआम इसका आंसर पता होगा, खुलेआम इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप है अगले साल एग्जाम देने वाले और आपको पूरी तरह से पूरा डिमांड होगा आपका क्वेश्चंस पर, बहुत सारे क्वेश्चंस करने का। और आपके नज़र के सामने से ये क्वेश्चंस कई बार न जाने गुजर गया होगा शायद, और आपके सामने ऐसा ऐसा क्वेश्चंस इस क्लास में ऐड किया गया है जो कि बिल्कुल भी आपको दिखाई भी नहीं दिया गया होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और आपको यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं, नीट से लेके IIT JEE और आपके बिहार बोर्ड तक। तो कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? मुख्य गोली, तो साथियों ये मादा से संबंधित है। किससे? मादा से संबंधित है। ट्यूबोकोटॉमी भी मादा से संबंधित है, लेकिन वेसोकोटॉमी यानी वैस मतलब नस को काट के बांध देना सिर्फ पुरुष में ये पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और एकदम राइट है। इनमें से कोई तो बिल्कुल हो नहीं सकता। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, हमने सभी ऑप्शन को पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है, आपके स्क्रीन के सामने रख दिया है। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार फिर से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और फटाफट से सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट का सक्सेस का कामना हो जाए। चलिए आगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि कॉपर टी रोकता है। चलिए, ये भी सवाल आप चाहे तो बहुत सारे स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कॉपर टी रोकता है। जी हाँ दोस्तों, कॉपर टी की जब हम बात करते हैं तो क्या रोकता है? निषेचन को, अंडजनन को, यूट्रस की दीवार पर एम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, रुकावट को। तो कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन की बात करो तो कॉपर टी बिल्कुल भी नहीं रोकता। अंडजनन, जी दोस्तों, कॉपर टी कॉपर मोचित करता है, यानी कॉपर रिलीज करता है, और ये रासायनिक पदार्थ होता है और अंडजनन को स्तंभित कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि स्तनपान अनावृत संबंधित है। इस सवाल का जवाब जो भी स्टूडेंट देंगे उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है साथियों, कि स्तनपान अनावृत संबंधित है। और लास्ट में आप लोग एक बार कमेंट करके भी जरूर जाए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, बिल्कुल भी क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। और स्तनपान अनावृत संबंधित किससे है ये बता के जाएंगे। कहता है कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, आवृत का अभाव है, या गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। यहाँ पे अस्थायी था, इसलिए आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि 2 ऑप्शन कहां से आ गया। एक में अस्थायी है, दूसरा में अस्थायी है। डी कहता है एक यौन संचारित रोग है। तो स्तनपान अनावृत की बात करें तो ये अनसंचारित रोग है, एक प्रकार का डिजीज है, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम राइट है। यौन संचारित रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। चलिए 24 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
कहता है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? किलोग्राफी, मोनोविज्ञान, बायोग्राफी या डेमोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन की जब भी बात आएगी तो इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। 26 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में करेंगे, हल्का क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, फटाफट से चलते जाएंगे। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? लॉग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है, इनमें से कोई नहीं। एक ग्राफ आपको मिला होगा इस प्रकार का, यह इस प्रकार का एक ग्राफ आपको मिला होगा, ऐसे करके एक ग्राफ आपको मिला होगा आपके एनसीईआरटी में। इस ग्राफ को आप जरूर कर ले। इस अवस्था को क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। ये क्या है? स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था है, एक्सपोनेंशियल इसे कहते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है ये आपको बताना है। तो इनमें से बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन नहीं है मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बोले तो एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा सकता है? जनसंख्या विस्फोट का, ओजोन परत का क्षरण, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, मृदा अपरदन। यानी मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो साथियों ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण लगातार हो रहा है और इस क्वेश्चन के लिए ओजोन परत का क्षरण से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या विस्फोट जो कि भारत में नंबर 1 पर हो गया है आपके 2023 के जनगणना के अनुसार, अमेरिकी जनगणना के अनुसार चीन को पछाड़ते हुए भारत नंबर 1 पे जनसंख्या की दृष्टि से आ गया हुआ है। यानी सबसे बड़ा चैलेंज भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। चलिए आगे 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फिर से लहराता हुआ आगे आ कहता है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण को क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां है, प्राकृतिक विधियां है, यांत्रिक विधियां है, इनमें से सभी विधियां है। तो संतानोत्पत्ति नियंत्रण का उपाय सिर्फ एक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। कहने का मतलब इनमें से सभी विधियां है। हार्मोनल विधि द्वारा कर सकते हैं, प्राकृतिक विधि है और यांत्रिक विधि भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 100% एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। यानी प्रथम मानव जनसंख्या जो विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या है? कृषि, औद्योगिकीकरण, तकनीक, सभ्यता में परिवर्तन। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट कृषि के कारण हुआ था, क्योंकि कृषि पे निर्भरता आदमी की कम हो गई है और कृषि करना सभी लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके नजरों के सामने ये रहा, कहता है कि मानव में मुख्य गर्भनिरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अंडोत्सर्ग को मुख्य गोली रोकती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और एकदम इसका राइट है। चलिए तो साथियों आपके स्क्रीन के सामने जो 30 क्वेश्चन था, यही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जी साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस न जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सवाल जो भी हमने यहाँ पे कराया है, अगर एक भी सवाल आपके इस क्लास से, अगर इस चैप्टर से बाहर आ गया तो आप वीडियो को आगे चैनल को डिसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि हमने अगर 100% यहाँ से गारंटी देते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। नहीं आएगा तो इस चैनल को मैं यूट्यूब से बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। तो ये सवाल जो हमने कराया है एनसीईआरटी से, ये आपकी एग्जाम में 100 to 10% टकराने की पूरी संभावना, सेम टू सेम लैंग्वेज, सेम टू सेम ऑप्शन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे सभी को नेक्स्ट क्लास में महा धमाका के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कराया था, जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को
क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।